हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल पांडा। हम लोग ज्योग्राफी की एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं और इसी क्रम में आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो स्टूडेंट्स, आइए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, जो कि जियोमॉर्फोलॉजी या फिजिकल ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड। एंड व्हाट क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन कह रहा है कि सर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ या फिर इन द इंटीरियर ऑफ द कोर इज मेनली मेड अप ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। दैट मीन्स कि सर अर्थ का जो इंटीरियर है वो किन मटेरियल से बना हुआ है। इन चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चूज करना है हम लोगों को। सो लेट्स सी, एल्यूमिनियम है क्या सर? देखिए थोड़ा सा पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि एक्चुअल में अर्थ की जो लेयर्स होती है वो तीन इंपॉर्टेंट लेयर्स होती है। कौन कौन सी सर? एज वी ऑल नो कि फर्स्ट लेयर को हम लोग बोलते हैं क्रस्ट, सेकेंड वन इज मेंटल, लास्टली कोर। अब क्रस्ट, मेंटल, कोर, इन्हीं को हम लोग इन जनरल बोल देते हैं सियाल, साइमा एंड नीफे। दैट मीन्स जो अपरमोस्ट लेयर है अर्थ के विच इज क्रस्ट, देन क्रस्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। ध्यान रखो, हमको यहां पर ये रखना है कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट कोर। किस चीज को डिस्कस कर रहे हैं अपन लोग? कोर को। तो कोर का फॉर्मेशन किससे हो रहा है ये मेंशन करना है अपन को। तो अल्टीमेटली सियाल का या क्रस्ट का जो फॉर्मेशन हुआ सियाल, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से हुआ है। उसके बाद में मेंटल का जो फॉर्मेशन हुआ है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। लास्टली देखें तो कोर। अब हम लोगों के क्वेश्चन का आंसर यहां से निकल कर आएगा। तो कोर का फॉर्मेशन किससे हुआ है? निकल और फेरस। और फेरस हम लोगों को पता है फेरस इज आयरन। तो वी कैन से अकॉर्डिंगली सर जो हम लोगों के क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन, सॉरी आयरन। दैट मीन्स कि जो अर्थ का कोर है, कोर के अंदर में क्या पाया जाता है? तो आयरन पाया जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि सर एक्चुअल में अर्थ का इंटीरियर कैसे फॉर्म हुआ, क्या क्या फॉर्म हुआ। तो आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि एक्चुअल में अर्थ के इंटीरियर को लेकर के एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है IUGG, विच मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। इसने क्या किया, जो अर्थक्वेक वेव्स होती है, सिस्मिक वेव्स होती है, उन सिस्मिक वेव्स के बेसिस पर अर्थ के इंटीरियर को तीन पार्ट्स में कैटेगराइज किया, जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा है, विच आर क्रस्ट, मेंटल, लास्टली कोर। अब क्रस्ट, मेंटल और कोर को यदि हम लोग देखें तो डायग्राम में आप लोग देख पा रहे, सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ सर। और अर्थ की सरफेस यदि हम लोग 0 मानते हैं तो 0 से लेकर के अर्थ का जो रेडियस हो जाएगा वो हो जाता है 6370 किलोमीटर। ठीक है, इस डेटा को ध्यान नहीं देना है, क्या हो जाएगा 6370 किलोमीटर। अब ये सर अर्थ का क्या है? टोटली रेडियस है। दैट मीन्स अर्थ की सरफेस से लेकर 6370 किलोमीटर तक का अर्थ की जो डेप्थ है वहां पर हम लोगों को मिलेगा कोर। यदि मैं इन लेयर्स को वन बाय वन हम लोग डिस्कस करें तो देखते हैं कि द क्रस्ट इज द अपरमोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, मेंटल इज मिडिल लेयर एंड द कोर इज लास्ट लेयर ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर सर। नाउ देखिएगा, अब क्रस्ट अपर पार्ट है अर्थ का जिसपे सारे के सारे लैंडफॉर्म्स बने होते हैं। मिडिल पार्ट जो है उसको हम लोगों ने बोल दिया मेंटल। लास्ट पार्ट जो है विच इज कोर, इसको दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया, आउटर कोर एंड इनर कोर। अब आप लोगों को बता दूं कि जो आउटर कोर होता है हम लोग के अर्थ का वो होता है लिक्विड फॉर्म में, एंड जो इनर कोर है हम लोगों का वो है सॉलिड फॉर्म में। क्यों है, कैसे है, इसको हम लोग जब कॉन्सेप्चुअल क्लास होगी उसमें डिटेल में देखेंगे कि एक्चुअल में क्यों अर्थ का जो इंटीरियर है वो सॉलिड फॉर्म में है और अर्थ का जो अपर कोर है वो जो है लिक्विड फॉर्म में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि consider the following geological phenomena।
अब जियोलॉजिकल या जियोमॉर्फोलॉजिकल फिनोमेनाज हम लोग को देखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िएगा, डेवलपमेंट ऑफ अ फॉल्ट, ठीक है, एक फॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ है ऐसा। नेक्स्ट, फॉल्ट क्या होता है एक्चुअल में, जब भी दो लैंडफॉर्म्स के बीच में टेंशनल फोर्स एक्ट करेगा। टेंशनल फोर्स इन द सेंस कि दोनों के बीच में जो मूवमेंट हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, लाइक दिस, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है, उस मोशन की वजह से लैंडफॉर्म्स के बीच में, अर्थ की सरफेस में और क्रस्ट में वीकनेस से क्या डेवलप हो जाते हैं, फॉल्ट, इस तरह के गैप डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है मूवमेंट अलोंग अ फॉल्ट, दैट मींस अब कोई फॉल्ट फॉर्म हो गया है और कंसिस्टेंटली उसके बीच में क्या चल रहा है, मूवमेंट हो रहा है। दैट मींस कि दोनों के दोनों जो लैंड फॉर्म्स में वो अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। तो सेकंड सेंटेंस बोल रहा है हम लोगों का मूवमेंट अलोंग अ फॉल्ट। लेट्स सी व्हाट थर्ड सेंटेंस इज सेइंग, इंपैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है। तीन सेंटेंसेस पढ़ लिए हम लोगों ने कि जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ है उसका क्या इंपैक्ट हुआ। फोल्डिंग ऑफ रॉक्स, अगेन सर, जब भी रॉक सिस्टम के बीच में या लैंडफॉर्म्स के बीच में कंप्रेशनल फोर्स एक्ट करेगा, तब उसके बीच में एक फिनोमेना होता है विच इज कॉल्ड द फिनोमेना ऑफ फोल्डिंग। दैट मींस इन दोनों के बीच में क्या डेवलप हो जाते हैं, फोल्ड माउंटेन्स या फोल्ड्स डेवलप हो जाते हैं। अब इन स्टेटमेंट्स के बेसिस पर देखते हैं कि हम लोगों का क्वेश्चन कहना क्या चाहता है अल्टीमेटली। तो द क्वेश्चन इज सेइंग व्हिच ऑफ द अबव कॉज अर्थक्वेक। दैट मींस क्वेश्चन है हम लोगों का अर्थक्वेक के बारे में। इन चारों सेंटेंसेस में से कौन कौन से ऐसे सेंटेंसेस और स्टेटमेंट है जिनकी वजह से अर्थक्वेक आता है, या अर्थक्वेक का रीजन कौन कौन से है। अकॉर्डिंगली हम लोगों ने देखा कि जब भी दो लैंडफॉर्म्स के बीच में मोशन हो रहा है, फर्स्ट हम लोगों ने देखा फॉल्ट डेवलप हो रहे हैं, सो ऑब्वियस सी बात है मूवमेंट होगा। तो अभी हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में मूवमेंट हो रहा है तो क्या रिलीज होगी, वहां से एनर्जी रिलीज होगी। जब भी एनर्जी रिलीज होगी तो क्या जनरेट होती है, सिस्मिक वेव्स, और यही सिस्मिक वेव्स रीजन है किसका, अर्थक्वेक का। सो ऑब्वियस सी बात है जब भी फॉल्टिंग होगी लैंडफॉर्म्स के बीच में तो क्या जनरेट होगा हम लोगों का, अर्थक्वेक। मूवमेंट अलोंग अ फॉल्ट, ऑब्वियस सी बात, जब यहाँ पर कोई भी मोशन या एक्टिविटी होगी तो उसकी वजह से भी क्या जनरेट होंगे, अर्थक्वेक या सिस्मिक वेव्स। नेक्स्ट वन इज इंपैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ वोल्केनिक इरप्शन। अब वोल्केनो की प्रोसेस हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में अर्थ की सरफेस से जब मैग्मा बाहर आ जाता है एक वेंट के थ्रू, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वोल्केनो। अब एक अर्थ की सरफेस है, उससे सडनली मान लीजिए कोई मैग्मा या कोई भी मटेरियल जो है सरफेस के ऊपर आ जाता है, सो ऑब्वियसली क्या होगा, वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन किस वजह से हुआ है, ड्यू टू सिस्मिक वेव, तो ऑब्वियसली क्या जनरेट होगी, अर्थक्वेक। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फोल्डिंग ऑफ रॉक्स, जब इतनी बड़ी बड़ी रॉक्स आपस में कोलाइड करेगी, उनके बीच में फोल्डिंग होगी, तो ऑब्वियसली इसके थ्रू भी क्या जनरेट होगा, अर्थक्वेक। दैट इज व्हाई क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर होगा हम लोगों का होगा फोर्थ। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर ए या सेंटेंस ए, स्टेटमेंट बी, या फिर 1, 2 एंड 3 चारों ही ऑप्शंस क्या है इस केस में करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग सर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगेन आप लोगों को इन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से घबराना नहीं। क्यों नहीं घबराना है, यदि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो क्वेश्चंस इजी होते हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि जैसे ही आपने क्वेश्चन को देखा आपको लगा कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, क्या ही सॉल्व किया जाए इसको। बट अगेन यू हैव टू रिमेंबर कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन इजी होगा। तो चलिए पढ़ते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज सेइंग मोस्ट मैग्मास आर कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। देखिए अब आप लोगों को ध्यान देना है कि जब भी अर्थ की सरफेस पर क्या हुआ सर, वोल्केनिक इरप्शन हुआ, तो वी ऑल नोज वोल्केनिक इरप्शन के टाइम पे क्या क्या इरप्शन होता है सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ध्यान रखना है कि निकलेगा सर वाटर वेपर, ठीक है, गैसेस वाटर वेपर निकलती है। फिर क्या निकलता है सर, सेकेंड इंपॉर्टेंट मटेरियल इरप्ट होता है फ्रेगमेंटेड मटेरियल्स। वाटर फ्रेगमेंटेड मटेरियल्स तो जो रॉक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो दो चीजें तो इरप्ट हो ही रही है। थर्ड पार्ट होता है हम लोगों का मैग्मा, इन चीजें इरप्ट हो रही है, सो ऑब्वियस सी बात है अकॉर्डिंगली देखेंगे हम लोगों का जो फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों
मिक्स्ड फॉर्म में बाहर आते हैं। ऐसा नहीं होगा पहले मैग्मा आ गया या पहले जो है फ्रेगमेंटेड मटेरियल्स इन द सेंस रॉक्स बाहर आई और फिर बाद में वाटर वेपर बाहर आ रही है। जब भी वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है तो ये तीनों ही चीजें एक साथ बाहर आ रही है। मैग्मा में क्या है, ये तीनों ही चीजें इन्वॉल्व है, दोनों ही चीजें इन्वॉल्व है। नेक्स्ट सेंटेंस इज सेइंग वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द प्रिंसिपल गैसेस डिसॉल्व्ड इन अ मैग्मा। हम लोगों ने देखा कि मैग्मा में वाटर वेपर तो होगा ही सर, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, बहुत हाई है। और मैग्मा का जो फॉर्मेशन होता है कई तरह की गैसेस से होता है, जिसमें से मोस्ट प्रोमिनेंट गैस जो होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अकॉर्डिंगली जो सेकंड सेंटेंस है, जो सेकंड सेंटेंस वो भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द थर्ड सेंटेंस व्हिच इज सेइंग बासाल्टिक मैग्मा इज हॉटर देन द सिलिसियस मैग्मा। दैट मींस इस सेंटेंस को भी यदि आप देखिएगा तो थर्ड सेंटेंस भी क्या हो जाए हम लोग का, करेक्ट है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ, द मैग्मा सॉलिडिफाइड बिटवीन sedimentary rock in a horizontal position is known as dike। यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है सर, तो देखिए जब भी मैग्मा का इरप्शन होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि मैग्मा क्या है सर, मैग्मा एक्चुअल में मोल्टन रॉक्स होती है जो लिक्विड फॉर्म में है, सेमी लिक्विड फॉर्म में है। अब जब भी इसका इरप्शन होगा तो सपोज कीजिए दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, और यहां से क्या हो रहा है, वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है। अब ये इसमें एक शेप होगा, शेप को हम लोग बोलते हैं वोल्केनिक पाइप। लेट्स सी दिस इज वोल्केनिक पाइप। वोल्केनिक पाइप के थ्रू एस्थेनोस्फेयर से ग्रेजुअली मैग्मा क्या हो रहा है, अर्थ की सरफेस पर आता है। मैग्मा के साथ में वाटर वेपर, गैसेस, फ्रेगमेंटेड मटेरियल्स और भी बहुत सारी चीजें हैं सर जो अर्थ के सरफेस के नीचे से क्या होती है, अर्थ की सरफेस पर आ जाती है। अब ये जो इरप्टेड मैग्मा है एक्चुअल में जो हम लोग का लिथोस्फेरिक पार्ट ऑफ अर्थ है और क्रिस्टल पार्ट ऑफ अर्थ है, इसके नीचे क्या हो जाता है, कुछ गैप या क्रैक्स में डिपॉजिट हो जाता है। इन गैप या क्रैक में जो मैग्मा डिपॉजिट होता है वो डिफरेंट तरह के लैंडफॉर्म्स फॉर्म करता है, और इन्हीं डिफरेंट तरह के लैंडफॉर्म्स में से एक लैंडफॉर्म होता है हमारा डाइक। ठीक है, बट यहां पर लिखा हुआ है द मैग्मा सॉलिडिफाइड बिटवीन सेडिमेंट्री रॉक्स और रॉक्स इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन इज नोन एज डाइक। एक्चुअल में जब भी मैग्मा बिलो अर्थ सरफेस या इन अर्थ सरफेस वर्टिकल फॉर्म में सॉलिडिफाई होता है लाइक दिस, उस लैंड फॉर्म को हम लोग बोलते हैं डाइक। ठीक है, दैट मींस फोर्थ सेंटेंस क्या हो जाएगा हम लोग, हाँ ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल डिपोजिशन ऑफ मैग्मा हुआ है बिलो अर्थ सरफेस, इसको कहा जाता है हिल। ठीक है, तो एक्चुअल में डाइक ना हो करके क्या होगा, हिल होगा। दैट मींस जो फोर्थ सेंटेंस है सर वो सही नहीं है। अकॉर्डिंगली हम लोगों का 1, 2 and 3 सही हो जाएगा, क्योंकि सेकंड ऑप्शन हो नहीं सकता, थर्ड ऑप्शन हो नहीं सकता और डी भी आंसर हो नहीं सकता। दैट इज व्हाई हम लोगों के क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए। अकॉर्डिंगली सेंटेंस नंबर 1, 2 and 3 क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग the constructive margin of lithospheric plates. Now you have to remember that ये constructive margin होती क्या है। ठीक है, the constructive margin of lithospheric plates is represented by which of the following? So let me explain कि actual में as we all know कि अर्थ की सर अपर मोस्ट लेयर क्या है, क्रस्ट, मिडिल लेयर ऑफ अर्थ क्या है सर, मेंटल, लास्ट लेयर क्या है सर, अर्थ की कोर। तो इन तीनों ही लेयर्स के यदि आप ध्यान से देखिएगा तो हम लोग पता है दैट द अपरमोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ इज आल्सो नोन एज लिथोस्फीयर। वे जो अपरमोस्ट लेयर ऑफ अर्थ है विच इज क्रस्ट और लिथोस्फीयर अल्टीमेटली वी कैन से, ये क्या करती है एक्चुअल में, इससे मोल्टन मैग्मा जो है हम लोगों के मेंटल में, मोल्टन मैग्मा के ऊपर कंसिस्टेंटली करती है फ्लोट। अब ड्यू टू फ्लोटिंग ऑफ लिथोस्फीयर ओवर एस्थेनोस्फीयर और मेंटल वी कैन से अल्टीमेटली
होता है क्या है कि लिथोस्फेरिक पार्ट जो है इसमें मोशन होते हैं, और कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि एक्चुअल में जो लिथोस्फेरिक प्लेट है ये कोई एक स्टेबल प्लेट नहीं है, ये क्या है कई सारी फ्रेगमेंटेड प्लेट्स में क्लासिफाइड है। तो इन जनरल हम लोग देखें तो 7 मेजर प्लेट्स में क्या है, लिथोस्फेरिक पार्ट ऑफ अर्थ, सॉलिडिफाइड पार्ट ऑफ अर्थ जो है वो 7 मेजर प्लेट्स में कैटेगराइज्ड है। इन प्लेट्स के बीच में एक्चुअल में होते रहता है मोशन। मोशन का मेन रीजन है क्या है, फ्लोटिंग ऑफ लिथोस्फेयर ओवर एस्थेनोस्फेयर, अल्टीमेटली हम लोग कह सकते हैं। अब ये जो मोशन हो रहा है सर, ये 3 तरह का होता है, 3 टाइप्स ऑफ मोशन। फिर अल्टीमेटली हम लोग बोलते हैं जो मूवमेंट हो रहा है इन प्लेट्स के बीच में, कितने तरीके का मूवमेंट होता है सर, 3 तरह का मूवमेंट होता है। कौन कौन सा, तो एक होता है सर कंस्ट्रक्टिव मोशन, और वी कैन से कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। इसी को हम लोग कहते हैं अल्टीमेटली डाइवर्जेंट मोशन ऑफ प्लेट्स, डाइवर्जेंट मोशन ऑफ प्लेट्स। दूसरा होता है सर हम लोगों का डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन is also called convergent motion of plate। क्या होता है देखते हैं वन बाय। लास्ट वन इज कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन, कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन which is called parallel motion of plates, parallel motion of plates। अब कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन में होता क्या अल्टीमेटली, तो सपोज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ या 2 टाइप्स ऑफ प्लेट्स, प्लेट ए किस टाइप की प्लेट है ये, दीज आर द लिथोस्फेरिक प्लेट्स, प्लेट ए, प्लेट बी। Whenever we are talking about constructive plate margin, then you have to remember कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डाइवर्जेंट मोशन ऑफ प्लेट्स। दैट मीन्स सर प्लेट्स के बीच में क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है। जब भी प्लेट्स के बीच में डाइवर्जेंस होगा, अब हम लोगों को पता है कि सर ये तो लिथोस्फेरिक पार्ट ऑफ अर्थ है, लिथोस्फेयर फ्लोट कर रहा है एस्थेनोस्फेयर के ऊपर। जब लिथोस्फेयर एस्थेनोस्फेयर के ऊपर फ्लोट करेगा, और एस्थेनोस्फेयर का फॉर्मेशन किससे हुआ है, मैग्मा से। नीचे मैग्मा है, अपर मोस्ट लेयर में डाइवर्जेंट मोशन हो रहा है। अल्टीमेटली मैग्मा की जो एनर्जी होती है वो क्या करती है, सडनली ऊपर आ जाती है। तो जैसे ही एनर्जी ऊपर आती है उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वोल्केनिक इरप्शन। मैग्मा के या फिर इन प्लेट्स के डाइवर्जेंट मोशन की वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों के बीच में डेवलप होता है एक क्रैक, और उसी क्रैक के थ्रू जब मैग्मा का इरप्शन होता है तो मैग्मा हो जाता है सॉलिडिफाई, और उस लैंडफॉर्म को हम लोग बोलते हैं रिज। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ है सर, तो यहां पर फॉर्मेशन हुआ है रीज का, ठीक है, कंस्ट्रक्शन हुआ है इन डाइवर्जेंट मोशन ऑफ प्लेट्स। दैट इज व्हाई हम लोग इसको बोलते हैं क्या, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। मोशन हो रहा है डाइवर्जेंट, बट क्या हो रहा है पे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिज। देखते हैं आगे क्या होती है। नाउ कमिंग टू द सेकंड हम लोगों ने देखा था सर एक होता है डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, ठीक है, डीपीएम, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन ऑब्वियस सी बात है, नाम से समझ में आ रहा क्या होगा सर, डिस्ट्रक्शन होगा। बट यहां पर एक चीज क्लियर कर देना चाहूंगा मैं, डिस्ट्रक्शन किस चीज का, तो जब भी हम लोग डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन को इन डिटेल पढ़ते हैं तो अल्टीमेटली देखते हैं इट रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। अब सर यहां पर तो फॉर्मेशन हो रहा है फोल्ड माउंटेन्स का, इसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन क्यों बोल रहे हैं हम लोग, तो अल्टीमेटली आप लोगों को ध्यान रखना है दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेट। जिस प्लेट के बीच में मूवमेंट हो रहा है उन प्लेट्स का क्या होता है, इसमें डिस्ट्रक्शन होता है। दैट इज व्हाई इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। नाउ अब थर्ड तरह के मोशन की बात करते हैं विच इज कॉल्ड कंजर्वेटिव मोशन ऑफ प्लेट्स। कंजर्वेटिव में क्या है, ना तो कंस्ट्रक्शन होगा,
ना तो डिस्ट्रक्शन हुआ, कंजर्वेशन हो रहा है, संरक्षणात्मक प्लेट किनारा, दैट मीन्स उसमें जो प्लेट है उसका संरक्षण होता है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल आपको देखना है तो सेंट एंड्रियास फॉल्ट, नॉर्थ अमेरिका। सेंट एंड्रियास फॉल्ट जो एग्जांपल है किसका हो गया, कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन और पैरेलल मोशन बिटवीन दी प्लेट्स। ना अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने के बाद में ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो लेट्स कमिंग टू दी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज यूराल माउंटेन्स। एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं हम लोग। The question is the constructive margin of lithospheric plates is presented by which of the following। देखिए यूराल माउंटेन, यूराल माउंटेन, इस माउंटेन को ही देखिएगा हम लोग तो माउंटेन है, फॉर्मेशन हुआ है सर, फॉर्मेशन हुआ है तो इस किसका एग्जांपल हो जाएगा ये हम लोगों का डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन का। सो ऑब्वियस सी बात है ये तो आंसर नहीं हो सकता इसका। मरियाना ट्रेंच, ट्रेंच का फॉर्मेशन कैसे हुआ, जब प्लेट के बीच में कन्वर्जेंस हुआ, ठीक है। सो कन्वर्जेंस हो रहा है सर, ट्रेंच का फॉर्मेशन हुआ है बट प्लेट का क्या होता है इसमें भी डिस्ट्रक्शन, दैट इज व्हाई मरियाना ट्रेंच भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन इंडो गेंजेटिक प्लेन्स। अब इंडो गेंजेटिक प्लेन तो कहीं से कहीं तक आंसर हो नहीं सकता बिकॉज जितने भी रिवर प्लेन्स होते हैं या अलुवियल प्लेन्स होते हैं इनका फॉर्मेशन होता है ड्यू टू सेडिमेंटेशन, दैट इज व्हाई क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विच इज अटलांटिक रिज। अभी हम लोगों ने देखा था कि सर जब भी कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन की बात करेंगे तो कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन में मोशन तो हो रहा है डाइवर्जेंट बट अल्टीमेटली उस डाइवर्जेंट मोशन में फॉर्मेशन किसका हो रहा है, रिज का। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ, मिड अटलांटिक रिज का। आइए इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि डायग्राम एक्चुअल में अर्थ की सरफेस पर जो लिथोस्फेरिक पार्ट है उसकी 7 मेजर प्लेट्स को शो कर रहा है। देखिएगा फर्स्ट वन इज यूरेशियन प्लेट, सेकंड इज इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, थर्ड इज नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, उसके बाद में देखिएगा नीचे अंटार्कटिका प्लेट, नेक्स्ट इज पैसिफिक प्लेट, ठीक है। तो इन सारी की सारी प्लेट्स के बीच में अल्टीमेटली क्या होते रहता है, मोशन होते रहता है। और जो हम लोगों का पैसिफिक ओशियानिक रिज को देखिएगा आप लोग तो दिस इज द नॉर्थ अफ्रीका, ये है एक्चुअल में मिड अटलांटिक रिज। डाइवर्जेंट मोशन हो रहा है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अमेरिका एंड अफ्रीकन प्लेट एंड एशियन, ठीक है। दैट इज वाई बीच में क्या हो गया, मोशन हुआ सर डाइवर्जेंट बट क्या हुआ है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट, कंस्ट्रक्शन ऑफ मिड अटलांटिक रिज, ठीक है। मिड अटलांटिक रिज का क्या हुआ है सर, कंस्ट्रक्शन। होप कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग व्हिच अमंग द फॉलोइंग रॉक्स कंटेन फॉसिल्स। तो देखिएगा 3 तरह की जनरली हम लोग रॉक्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इग्नियस रॉक्स होती है एक, तो दूसरी होती है सेडिमेंट्री रॉक्स और थर्ड होती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। प्लूटोनिक रॉक्स क्या है सर, तो एक इग्नियस रॉक की ही जो इंट्रूसिव टाइप ऑफ रॉक्स होती है, मतलब मैग्मा जब इंटरनली सॉलिडिफाई हो गया उन रॉक्स को हम लोग बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स। अब एज वी ऑल नो कि सर एक्चुअल में इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन तो हुआ है किससे, मैग्मा से। मैग्मा क्या है, बहुत हॉट सब्सटेंस है, तो कोई भी जीव जंतु जो होगा इसमें इसके फॉसिल्स जो है वो सर्वाइव तो नहीं कर पाएंगे। दैट इज वाई सर इग्नियस रॉक्स और प्लूटोनिक रॉक्स तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट इज सेडिमेंट्री रॉक्स, चांसेस इसमें हो सकता है बिकॉज सेडिमेंट के थ्रू ही क्या हुआ है, इसका फॉर्मेशन हुआ है और लेयर बाय लेयर फॉर्म होती है एक्चुअली में, ठीक है। नेक्स्ट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे फॉर्म हुए, एज आई टोल्ड यू कि इग्नियस रॉक्स जो है इनका फॉर्मेशन हुआ है ड्यू टू मैग्मा। एक्चुअल में हुआ क्या, इरप्शन ऑफ मैग्मा, आफ्टर दैट कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। जब मैग्मा सॉलिडिफाई हो गया तो फॉर्म हुई हम लोगों की इग्नियस रॉक्स। अर्थ के सरफेस पर फॉर्म हुई तो उसको बोलेंगे हम लोग एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इंटरनली फॉर्म हुई तो उसको बोलेंगे हम लोग इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और वी कैन से प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स। तो सर जो हम लोगों की इग्नियस रॉक्स है प्लूटोनिक हो चाहे या फिर एक्सट्रूसिव हो, ये तो फॉसिल कंटेन नहीं कर सकती है। सेडिमेंट्री रॉक, अब ये जो रॉक फॉर्म हुई हम लोगों की इग्नियस रॉक,
इस पर अल्टीमेटली एक प्रोसेस एक्ट करती है, द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। ठीक है, अब इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, जो हम लोगों की सेडिमेंट्री रॉक से ओवर द पीरियड ऑफ सॉरी जो हम लोगों की इग्नियस रॉक से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली डिग्रेड होते 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 किसमें कन्वर्ट हो जाती है, सेडिमेंट्री रॉक्स में। अब सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता रहता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें कंसिस्टेंटली सेडिमेंट्स का डिपोजिशन हो रहा है। सेडिमेंट्स ऑफ वाटर, किसी भी तरह का सेडिमेंट होता है वो सेडिमेंट प्रोसेस, दैट इज व्हाई igneous rocks will be the answer of question number 5। सर जो सेडिमेंट्स होते हैं हम लोगों के वो किसमें होंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स में। और मेटामॉर्फिक रॉक्स अगेन जो सेडिमेंट्री रॉक्स हो चाहे इग्नियस रॉक्स हो, जब इसके ऊपर इन दोनों ही रॉक्स के ऊपर इंटेंस हीट प्रेशर एक्ट करेगा, हीट एंड प्रेशर एक्ट करेगा, तब दोनों ही इनके अपना फॉर्म चेंज करके कन्वर्ट हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक्स में। सो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हुआ, आंसर नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा इस डायग्राम में आप लोगों को एक रॉक दिख रही है, इस रॉक के ऊपर में कुछ निशान बने हुए किसी भी एनिमल के सपोज कर लीजिए। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है, किस तरह की रॉक है ये, दीज आर दी सेडिमेंट्री टाइप ऑफ रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हिच इज द डीपेस्ट लेक इन नॉर्थ अमेरिका। तो देखिएगा ग्रेट बियर लेक ऑब्वियसली सर कहां पर है, नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में भी कहां पे है सर, कनाडा में है। ठीक है, एक सुपीरियर भी हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था लेक सुपीरियर इज द लेक जो 5 ग्रेट लेक रीजन में आती है नॉर्थ अमेरिका के। ठीक है, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है, सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक भी है ना। लेक ओंटारियो जो है ये भी सिचुएटेड है कहाँ पर, 5 ग्रेट लेक रीजन में, कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर। ग्रेट स्लेव लेक अगेन दिस इज द लेक जो कहाँ पर है, कनाडा में। नाउ दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। दैट मींस जो नॉर्थ अमेरिका है, इस नॉर्थ अमेरिका की सबसे डीपेस्ट लेक है हम लोगों की ग्रेट स्लेव लेक। आइए देखते हैं कि एक्चुअल में ग्रेट स्लेव लेक की लोकेशन क्या है। पहले तो कुछ सेंटेंसेस या कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं हम लोग, व्हिच इज द ग्रेट स्लेव लेक इज लोकेटेड इन कनाडा, एज आई टोल्ड यू। कहाँ पे, कनाडा में है। क्या है ये, नॉर्थ अमेरिका की डीपेस्ट लेक है। कितनी डेप्थ है इनके सर, 614 मीटर्स। ठीक है, डेप्थ है इसके। इट इज द 10th लार्जेस्ट लेक इन दी वर्ल्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सब वर्ल्ड वाइड देखिएगा तो ये 10th क्या है, सबसे लार्जेस्ट लेक्स में से एक है। कनाडा की कुछ लेक्स देख लीजिएगा, तो हियर इज ग्रेट बियर लेक, ये है एक्चुअल, दिस इज द ग्रेट स्लेव लेक, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, हम लोगों की ग्रेट स्लेव लेक। अगेन हम लोगों ने देखा ग्रेट बियर लेक। एक अथाबास्का जो है ये फेमस है यूरेनियम प्रोडक्शन के लिए। आसपास लेक में क्या मिलता है, यूरेनियम डिपॉजिट्स पाए जाते हैं ना। एक अथाबास्का में लेक रेंडियर के बाद में नीचे आइएगा तो आपको अगेन देखिएगा लेक विनिपेग, अगेन उसके नीचे आइएगा तो यहाँ से हम लोग का 5 ग्रेट लेक रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका स्टार्ट हो जाता है। होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट 7th क्वेश्चन कहता है हम लोगों का विच अमंग द फॉलोइंग वोल्केनोज इज नॉट लोकेटेड इन इंडोनेशिया। सबसे पहले तो इन लोकेशन की या इन वोल्केनोज की लोकेशन देख लीजिएगा तो अपने आप हम लोग आंसर बता सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली माउंट एचना कहाँ पर लोकेटेड है सर, अगेन वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो है बट लोकेटेड इन इटली। माउंट वेसुवियस सेम इटली में है। माउंट मेरापी ये कहाँ पे है सर, तो हाँ ये है हम लोगों के इंडोनेशिया में। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 7th का जो आंसर हो जाएगा वो है आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। माउंट मेरापी इज द वोल्केनो व्हिच इज लोकेटेड इन इंडोनेशिया। नाउ कमिंग टू द माउंट किलेयू। माउंट किलेयू जो है ये लोकेटेड है हवाई। ठीक है, हवाई। नाउ दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 7th का आंसर क्या हुआ सर, माउंट मेरापी। माउंट मेरापी इज लोकेटेड इन इंडोनेशिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द
अर्थक्वेक इज कॉल्ड, देखिए अर्थक्वेक है क्या एक्चुअल में, तो हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि अर्थक्वेक इज नथिंग बट द वाइब्रेशन ऑफ अर्थ्स क्रस्ट, अर्थ का अपर मोस्ट लेयर जब सर शेक करने लगता है, जब उसमें वाइब्रेशन होने लगता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अर्थक्वेक। बट सर एक्चुअल में ये जो वाइब्रेशन हुआ है, इस वाइब्रेशन का कॉज क्या है, क्यों हुआ है? ये वाइब्रेशन हुआ है ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी, कुछ एनर्जी रिलीज हुई है, उस एनर्जी के रिलीज होने की वजह से क्या हुआ है, अर्थ की सरफेस वाइब्रेट करने लगी। अब अर्थ के सरफेस पे वाइब्रेट हुआ है किसकी वजह से, रिलीजिंग एनर्जी की वजह से, और ये जो एनर्जी ट्रैवल कर रही है अर्थ की सरफेस के अंदर वो किसके फॉर्म में ट्रैवल करती है, ये ट्रैवल कर रही है इन द फॉर्म ऑफ सिस्मिक वेव्स, सिस्मिक वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल कर रही है सर। अब ये जो सिस्मिक वेव्स है, क्वेश्चन कह रहा है द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज्ड, जहां से एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक इज कॉल्ड, जहां से एनर्जी रिलीज हुई है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं। देखिएगा एक डायग्राम के माध्यम समझते हैं इसको हम लोग, तो लेट्स सी सर, दिस इज द पॉइंट जहां से क्या हो रहा है कि बिलो और सरफेस एनर्जी रिलीज हो रही है, और ये जो एनर्जी रिलीज हुई है जस्ट अबव दिस पॉइंट, अर्थ की सरफेस पर पॉइंट है, इसको पॉइंट को, उस पॉइंट को हम लोग बोल रहे हैं एपिसेंटर, दैट मींस एपिसेंटर इज द पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑन अर्थ सरफेस वेयर द सिस्मिक वेव्स एक्सपीरियंस्ड फर्स्ट, जहां पर हम लोग सबसे पहले सिस्मिक वेव्स को अनुभव कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एपिसेंटर। बट एक्चुअल में क्वेश्चन किस बारे में पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछना चाह रहा है हम लोगों से कि जहां से एनर्जी रिलीज हुई है, इन जनरल द पॉइंट वेयर एनर्जी रिलीजेस ड्यूरिंग अर्थक्वेक इज कॉल्ड फोकस, या फिर इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं हाइपोसेंटर, फोकस और हाइपोसेंटर वी कैन से। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है अपन लोगों को, विच इज कॉल्ड एंटीपोड, एंटीपोड is the point which is directly opposite to the epicenter, जो अर्थ की सरफेस के दूसरे कोने पर होगा जहां पर हम लोगों का एपिसेंटर फॉर्म हुआ है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एंटीपोड, और यहां तक सिस्मिक वेव्स को पहुंचने में टाइम लगता है 21 मिनट्स। कमिंग टू द क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंगली हम लोग देखें तो सर एपिसेंटर तो पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस जहां पर सिस्मिक वेव सबसे पहले आ रही है, हाइपोसेंटर दिस इज द पॉइंट सर जहां से सिस्मिक वेव्स क्या हुई है, रिलीज हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, सर्कमसेंटर, नहीं हो सकता, नन ऑफ दिस पॉसिबल। अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी व्हिच इज हाइपोसेंटर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग, द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ अ रिवर रिजेंबलिंग द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री इज नोन एज, दैट मीन्स कि सपोज करो दिस इज द मेन स्ट्रीम, ऐसे करके इसमें रिवर आके ट्रिब्यूटरी इसको ज्वाइन कर रही है, तो ट्री लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, और ट्री लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं डेंड्रियाटिक पैटर्न, दैट मीन्स जो ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म हुआ उस पैटर्न को हम लोग क्या बोलेंगे, डेंड्रियाटिक पैटर्न। रेडियल पैटर्न में क्या होता है, आप लोगों ने बाइक के आकार में देखा होगा रेडियल टायर्स, रेडियल टायर जो होते हैं सर क्या होता है कि किसी एक पॉइंट से जो स्पोक हुए वो उसके पेरीफेरी तक जा रही है, ठीक है, एक पॉइंट स्टार्ट हुआ कहां तक जाए, दैट मीन्स एक कोई हाई अल्टीट्यूडनल पॉइंट है सर इन द सेंटर ऑफ द टोपोग्राफी वी कैन से, वहां से डिफरेंट रिवर्स ओरिजिनेट हो रही है, उसके आसपास के थ्रू क्या, उस एरिया के थ्रू क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रेडियल ड्रेनेज सिस्टम। नाउ अब रेडियल ड्रेनेज सिस्टम का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं अमरकंटक, अमरकंटक से रिवर सोन निकल रही है, रिवर नर्मदा निकल रही है, अल्टीमेटली डिफरेंट डायरेक्शंस में ट्रैवल कर रही है, फ्लो कर रही है, दैट इज उसको हम लोग एग्जांपल लेते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का। इसे डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश कर रही है, एज आई टोल्ड यू दिस इज कॉल्ड डेंड्रियाटिक पैटर्न, जिसमें क्या बन रहा है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा रेडियल पैटर्न, व्हाट इज हैपनिंग, सर एक कोई हाई ऑल्टीट्यूड पॉइंट है, उससे नंबर ऑफ रिवर्स ओरिजिनेट हो रही है और डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। कमिंग टू द नेक्स्ट, जब भी
रिवर बेसिन में एक रेक्टेंगुलर पैटर्न फॉर्म होता है। दैट मीन्स कोई भी रिवर या कोई भी मेन स्ट्रीम के ट्रिब्यूटरी आकर ज्वाइन कर रही है उसको 90 डिग्री एंगल पे, उस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं द रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न ऑफ अ रिवर। एंड द नेक्स्ट वन इज ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न में क्या हुआ कि एक मेन रिवर स्ट्रीम है और उस मेन रिवर स्ट्रीम को आसपास से रिवर आके जस्ट 90 डिग्री एंगल पर ज्वाइन कर रही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटेंसिटी स्केल ऑफ द अर्थक्वेक इज कॉल्ड। तो देखिए दो स्केल हम लोग आजकल अर्थक्वेक को मेजर करने में यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज मर्केली स्केल, सेकेंड इज रिचर स्केल। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, जब भी हम लोग बात करेंगे मर्केली स्केल की तो इसके थ्रू हम लोग मेजर करेंगे द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। तो सर रिचर स्केल किस काम में आता है? ये आता है एक्चुअल में स्केल जो हम लोगों का अर्थक्वेक है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, होप कि आप लोग समझ में आए होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। रिमेंबर कि these questions are very important in terms of your examination. So ध्यान रखना है सारे के सारे क्वेश्चंस को और इन क्वेश्चंस के आंसर भी सॉल्व करते जाना है आपको। थैंक यू फ्रेंड्स।